ईबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद से ही ये कयास लगाया जाने लगा था कि आने वाले समय में आरक्षण का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकलेगा। और आज नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में ईबीसी आरक्षण के सहारे संदेश देने की कोशिश की है, वो साफ संदेश है कि आने वाले समय में जाति आधारित जनगणना के साथ साथ अनुपातिक रिजर्वेशन का सवाल जोर पकड़ेगा। और नीतीश ने, पहले सुन लीजिए कि क्या कहे हैं नीतीश कुमार, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। वो तो पहले से ही हो गया था, हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना, कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कोई जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू। तो आपने सुना, 2-3 सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि अनुपातिक स्तर पर दलित को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो रिजर्वेशन पिछड़ा और अति पिछड़ा को क्यों नहीं। तो आने वाले समय में इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो सरकारी नौकरी है, किस के लिए है, किस उद्देश्य के लिए सरकारी नौकरी में लोगों को लाया जाता है। अगर रिजर्वेशन के सहारे ही प्रतिभाओं को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाएगा, तो जो डिलीवरी सिस्टम है जिससे आप उम्मीद करते हैं, ये जो तंत्र है, इस तंत्र में आप रिजर्वेशन पॉलिसी की शुरुआत से लेकर आज तक इस पर बहस होने की ज़रूरत है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी के सहारे आपके कामकाज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। कि अगर योग्य लोग नहीं आएंगे, क्योंकि डिलीवरी उन्हीं को करना है, जिले के डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, थानेदार को डिलीवरी करना है, डॉक्टर, इंजीनियर को बेहतर भवन बनाना है, बेहतर इलाज करना है। अगर वहाँ पे प्रतिभाओं का इस तरीके से अनादर होगा तो फिर क्या होगा। इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फिर इस डेमोक्रेसी को संभालेगा कौन। क्योंकि पॉलिटिशियन जिस तरीके से आ रहे हैं आजकल लोग पॉलिटिक्स में, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस व्यवस्था को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। पहले पढ़े लिखे लोग, आज़ादी के आंदोलन से उपजे हुए लोग भारतीय राजनीति में आए, फिर एक दौर चला, कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट हुआ, उसमें नए नए लोग राजनीति में आए। लेकिन अब जो दौर है, जिस दौर में जिस तरीके के लोग राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे में अगर ब्यूरोक्रेसी भी कमज़ोर हो गई तो फिर क्या होगा। इंजीनियर अगर प्रतिभावान अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा। डॉक्टर प्रतिभावान नहीं आए तो क्या होगा। इस तरह के कई सवाल हैं जिन सवालों के सहारे नीतीश इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के से इधर ये भी सवाल है कि देश महत्वपूर्ण है और देश ठीक है, जो दबे कुचले हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एक पॉलिसी बनाई गई जो इस देश में है। लेकिन आप रिजर्वेशन की भी समीक्षा होनी चाहिए इसी आधार पे, जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या रिजर्वेशन उन्हीं परिवारों तक सीमित है या फिर नए लोग भी उस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर रिजर्वेशन का लाभ अगर मिले तो जो चीज़ें निखर कर सामने आएगी, वो भी एक डाटा की ज़रूरत है। ये भी मांग अब उठने लगा है। तो लेकिन नीतीश के सहारे एक नई तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू हुई है। और अब देखिए आगे आगे होता है क्या। एक तरफ धर्म की राजनीति है तो दूसरी तरफ जाति की राजनीति है। और इस दोनों राजनीति में यह देश किस तरीके से पिस रहा है, ये भी समझने की जरूरत है।